गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री देखिए। फर्स्ट डिस्कवर बाय कॉलिकर इन 1880। जो माइटोकॉन्ड्रिया था सबसे पहले किसने, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? कॉलिकर ने किया था 1880 में। ठीक है, 1890 में फिर 1890 में अल्टमान आया, जिन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया था सेल वाज गिवन बाय नेम बायोप्लास्ट। जो सेल था वो अल्टमान ने एक्सप्लेन किया कि उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले हम क्या बोलते थे, बायोप्लास्ट भी बोलते थे। ठीक है, और जो नाम माइटोकॉन्ड्रिया मेन किसने रखा, मेन किसने दिया, सी बेनेट ने। किसने दिया? सी बेनेट ने। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो मतलब क्या होता है, थ्रेड होता है, और कॉन्ड्रिया मतलब क्या होता है, ग्रैन्यूल्स होता है। और ये सबसे पहला जो टर्म था माइटोकॉन्ड्रिया का वो किसके द्वारा दिया गया था, वो सी बेनेट के द्वारा दिया गया था। उसके बाद किंग्सबर्ग्स आए। ये जितने भी ये हिस्ट्री चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया की, जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला माइटोकॉन्ड्रिया को और कैसे एक्सप्लेन किया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला गया, फिर माइट्रो का मतलब क्या होता है, कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, माइट्रो मतलब थ्रेड, कॉन्ड्रिया मतलब ग्रैन्यूल्स। और सबसे पहले जो टर्म था माइटोकॉन्ड्रिया सी बेनेट ने दिया था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम किंग्सबर्ग। किंग्सबर्ग ने 1912 में क्या किया था, एक्सप्लेन किया था सेलुलर रेस्पायरेशन। उसको माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोसेस को उन्होंने क्या बोला था, सेलुलर रेस्पायरेशन बोला था। उसके बाद वॉरबर्ग्स ने 1930 में एक्सप्लेन किया था एज अ रेस्पायरेटरी एंजाइम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बेजनले एंड हॉर्न ने बोला 1934 में कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया, आइसोलेट किया। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की अक्रेंस क्या होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स। एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोट में, लेकिन प्रेजेंट रहता है यूकैरियोट्स में। प्रेजेंट रहता है यूकैरियोट्स में। और एब्सेंट इन द मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें भी क्या होता है, एब्सेंट रहता है। अब इसका शेप क्या है, मे बी ग्रैनुलर्स, फाइब्रल्स एंड स्पायरल। एग्जाम्पल ईस्ट। ईस्ट के अंदर कैसा रहता है, फाइब्रल्स रहता है और ग्रैनुलर्स रहता है। ओवल डिस्क्वाइडल रॉड शेप्ड, डिस्क्वाइडल रॉड शेप्ड इन फिलामेंटस, रॉड शेप का होता है और फिलामेंटस होता है। साइज डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द cells of the mitochondria. Second largest cellular structures, average size is 2.6 μm in length. लाइट माइक्रोस्कोपिक, अगर हम क्या करें लाइट माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे तो 2.6 म्यूएम का इसकी जो होती है लेंथ होती है। ठीक है, नंबर एंड पोजीशन, नो नंबर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द एक्टिविटी। जैसा मूवमेंट होगा, जैसा एनर्जी होगा, वैसे ही उसका नंबर भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मिनिमम नंबर सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ईस्ट में पाए जाते हैं, क्लेमाइडोमोनास, कोरेला और ट्रिप्नोसोमा में। ठीक है, मैक्सिमम नंबर कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम नंबर कितने, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। 5 लाख किस में पाए जाते थे, फ्लाइट सेल्स में। फ्लाइट सेल्स मतलब जो बर्ड्स होती हैं उनकी उनकी सेल्स में, उनकी बॉडी में 5 लाख सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया की पाई जाती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। और वहाँ जब वो बर्ड उड़ती है तो उसको क्या चाहिए होता है, उड़ने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए उसमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अल्टर स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टू मेम्ब्रेन्स, दो मेम्ब्रेन्स होती है। पहला जो है लाइपोप्रोटीन और दूसरा जो है आउटर मेम्ब्रेन इज लेस प्रोटीन। दूसरा मेम्ब्रेन क्या होता है, लेस प्रोटीन होता है। 50% free permeable while inner membrane is more than 50, protein is 50% freely permeable while inner membrane is more portions 80% is semi permeable। 80% जो होता है सेमी परमेबल होता है। हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और ये सेमी ऑटोनोमस की तरह वर्क करता है। ठीक है, जैसे F1 पार्टिकल, यहाँ पे F1 पार्टिकल में उसकी एनर्जी जनरेट होती है। F1, F5, F6 पार्टिकल, F0 पार्टिकल, यहाँ पे ही ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें DNA का प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है 70S का। और इसमें क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, दो लेयर प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर सेल। ठीक है, और फिर ये इनको हम मैट्रिक्स बोलते हैं।
और जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है F1 पार्टिकल के अंदर, ये होता है ये वाला पोर्शन जो हमने इसको इसको हमने इनलार्ज करके यहाँ पे बना रखा है F1 पार्टिकल, जहाँ पे मेन एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, जो एनर्जी में चेंज होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग इसको और डिटेल में। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन हमने देखा, बीच में जो होता है पेरिफेरल स्पेस बोलते हैं, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको पेरिफेरल स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे ये जहाँ पे लॉब्यूल्स लगे रहते हैं, जहाँ पे F1 पार्टिकल लगे रहते हैं, वो उभरे हुए हिस्से को हम इंटर ट्यूब्यूल स्पेस बोलते हैं, और ये वाले पार्टिकल को तो मैंने आगे भी दिखाया, उसको डिटेल में F1 पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये पीछे वाला तो 3D स्ट्रक्चर था, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक 3D स्ट्रक्चर था। ये एक सिंपल फ्लैट स्ट्रक्चर जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मैट्रिक्स जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फिर ये अंदर जो कुछ लॉब्यूल्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल लॉब्यूल्स होते हैं। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is bounded by the envelope consisting of two concentric membrane, the outer and inner membrane। जैसे मैंने बताया कि दो मेम्ब्रेन होते हैं, उसमें आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दोनों के बीच का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में क्या क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं हम लोग। आउटर मेम्ब्रेन हाईली परमेबल molecules such as the sugar, salt, coenzymes and nucleotides etc similar to each with the endoplasmic reticulum, ठीक है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, हाईली परमेबल फॉर द मॉलिक्यूल सच एज साल्ट, कोएंजाइम, न्यूक्लियोटाइड etc, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन इज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन्विजिनेशन इनसाइड द मैट्रिक्स, इन्विजिनेशन इज कॉल्ड क्रिस्टी, इसके अंदर क्रिस्टी पाया जाता है। इन प्लांट दे अपीयर ट्यूबुलर्स नोन एज ट्यूबलाई, प्लांट्स के अंदर उसे हम ट्यूबुलर्स भी बोलते हैं और उसे हम ट्यूबलाई भी बोलते हैं। द मेम्ब्रेन इज हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो क्यों होता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसको चलाने के लिए होता है। प्रोटीन विच टेक प्लेस इन रेस्पिरेटरी चेन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की हेल्प किस में होती है, रेस्पिरेटरी चेन को चलाने के लिए। फॉर्म द लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चलती है उसको चलाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ही ईटीएस सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, वो उसके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन वाले सिस्टम में होती है, ठीक है। ये फिर क्या है, इम्परमेबल टू द मोस्ट ऑफ द आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल, और बहुत सारे छोटे छोटे आयंस के लिए क्या होता है, और स्मॉल मॉलिक्यूल के इम्परमेबल भी होता है। मतलब छोटे मॉलिक्यूल के लिए क्या है, जो उसकी इनर मेम्ब्रेन है वो परमेबल नहीं है, मतलब जाने योग्य नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है। मैट्रिक्स ये वाला पार्ट, जो ये लिक्विडी वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को बताते हैं। इनर मेम्ब्रेन के लिए क्या है, हाई शुगर मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें परमेबल है। जो आउटर मेम्ब्रेन है, शुगर, साल्ट, कोएंजाइम, न्यूक्लियोटाइड, ये सारी चीज़ें क्या सकती हैं, अंदर जा सकती हैं। और इनर मेम्ब्रेन में क्या है, ईटीएस, अंदर वाले मेम्ब्रेन में क्या चलती है, वहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और अंदर वाले मेम्ब्रेन में क्या होती है, ईटीएस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, जो क्या करती है, रेस्पिरेटरी चेन को चलाने में हेल्प करती है। दूसरा हमारा आ जाता है इम्परमेबल, जो जैसे छोटे आयंस हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए, इनको जो इनर मेम्ब्रेन है वो जाने नहीं देती है। और मैट्रिक्स में, अब मैट्रिक्स पीछे पढ़ेंगे। मैट्रिक्स देखिए, जेल लाइक हाई कंसंट्रेशन वाटर सॉल्युबल प्रोटीन सच एज कंटेन द एनर्जी क्रैब साइकिल लिपिड ऑक्सीडेशन 70s राइबोसोम डबल सर्कुलर डीएनए रैकेट। मैट्रिक्स क्या होती है, एक जेल लाइक हाई कंसनट्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, क्रैब साइकिल को हेल्प करता है। राइबोसोम्स में कौन सा प्रेजेंट होता है, 70s राइबोसोम होता है, और वो 70s राइबोसोम क्या करता है, एक डबल सर्कुलर डीएनए उसमें प्रेजेंट होता है।
राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है और डीएनए भी प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर ही, ठीक है। अब केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। प्रोटीन जो होता है वो 65 to 70% होता है। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो 25% होता है। आरएनए क्या होता है 0.5% होता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर उसका डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो उसी का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए लेंथ इज 5 μ, सर्कुलर, एक्ट एज ए क्रोमोसोम एंड कैन डुप्लीकेट, कैन आरएनए सिंथेसिस, ट्रांसफर आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज। जो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो डबल स्टैंडर्ड का होता है और 5 μ सर्कुलर होता है। और साथ साथ में वो क्या करता है, आरएनए को भी, आरएनए की फॉर्मेशन भी करता है, आरएनए की सिंथेसिस भी करता है, ट्रांसफ़र आरएनए भी फॉर्म करता है और आरएनए पॉलीमरेज भी फॉर्म करता है, ठीक है। अब एक 3D स्ट्रक्चर में दे रखा है, देखिए F1 पार्टिकल है हमारा। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी चेन चल रही है, चलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या, लिपिड लेयर्स प्रेजेंट है, प्रोटीन पोर्शन लेयर, प्रोटीन्स लेयर। उसके बाद ये वाला आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला इनर मेम्ब्रेन हो गया। बीच वाला जो स्पेस है वो पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया। F1 पार्टिकल इज कॉल्ड F1 ATP कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ATP सिंथेसिस। F1 पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, ATP कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या फिर ATP सिंथेसिस में फॉर्म करता है वो F0 और F1 पार्टिकल। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है, सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो उसमें ऑप्शंस दे दिए जाते हैं F1 पार्टिकल, F2 पार्टिकल, ऐसे करके। तो F0 और F1 पार्टिकल पे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखिए 500, जैसे अब देखते हैं कि किस में कितना ज़्यादा। जैसे मैंने बताया कि जो बर्ड्स होती हैं उनमें क्या होता है, फ्लाइंग बर्ड्स होती है, उसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, एटीपी फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वैसे ह्यूमन बींग्स में कितने पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, 500 से लेके 1500 तक के माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है। बायोजेनेसिस हम छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं सेमी ऑटोनोमस नेचर पे। ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब सेमी ऑटोनोमस नेचर क्या होता है, अल्टमान ने दिया था 1819 में। और उन्हें बताया था कि जो कहती है बैक्टीरिया जो होती है बिल्कुल ही सेम होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। मतलब बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है दोनों का क्या होता है, सेम होता है। जैसे लोकेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। क्रिस्टी प्रेजेंस ऑफ मीसोसोम लाइक बैक्टीरिया। जैसे क्रिस्टी होता है वैसे ही सेम क्या होता है, मीसोसोम जैसे बैक्टीरिया में होता है वैसे क्रिस्टी ही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रेजेंस ऑफ डीएनए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस होता है डीएनए, और आरएनए सिंथेसिस भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके डबल नेचर होते हैं, जैसे प्रोकैरियोट सेल की तरह भी होता है, मतलब करता है, और यूकैरियोटिक सेल्स की तरह भी करता है। अब जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक प्रोकैरियोट सेल की तरह था, ठीक है। फिर क्या हुआ उसमें, नॉन सिंथेटिक बैक्टीरिया था कि कोई बैक्टीरिया, मतलब नॉन फोटोसिंथेसिस में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो इसके साथ क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट अटैच हुआ और वो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया अटैच हुआ। फिर दोनों में इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होने के बाद वो क्या किया, एंटर कर गया यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और उसने एक सहारा ले लिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किया, जिससे कि वो क्या बन गया, एक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया बन गया, सेमी ऑटोनॉमस नेचर का बन गया। और वो भी क्या करने लग गया, एक यूकैरियोटिक सेल की तरह वर्क करने लग गया, जिसमें सब कुछ होने लग गया। प्रेजेंस ऑफ डीएनए भी हो गया, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम भी हो गया, प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हो गया, आरएनए सिंथेसिस भी हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। थर्मोजेनेसिस क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहला प्रोसेस, उसका फंक्शन क्या होता है, थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस सबसे पहले क्या करेगा, ग्लूकोज देगा और ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन में क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा और हीट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक 38 एटीपी में 2810 किलो जूल होता है। वो क्या हुआ, वही 38 किलो जूल में क्या हुआ,
1178 किलो जूल एनर्जी ऑब्टेन हुई। अब और एनर्जी कहाँ गई, वो हमारी कहाँ गई, थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस में चली गई, मतलब हीट के प्रोडक्शन में चली गई। ठीक है, जितनी एनर्जी बचेगी इसमें से वो उतनी क्या हो गई, हीट की प्रोडक्शन में चली गई। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट सिक्रेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट सिक्रेशन भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। फिर लीवर सेल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव द एनर्जी दैट डिटॉक्सीफाई द अमोनिया। डिटॉक्सीफाई का मतलब क्या होता है, निकालना, टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालना। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द सेल टू मेंटेन द प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम एंड कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है सेल टू मेंटेन द प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड कंपार्टमेंट ऑफ, जो भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कैल्शियम का प्रॉपर कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करता है। डाइल्यूशन मतलब कम होना, कंसंट्रेशन मतलब बढ़ना। तो कंसंट्रेशन मतलब जो सेल में क्या करता है, कंपार्टमेंट्स ऑफ सेल बॉडी में, वो क्या करता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है कि कैल्शियम की प्रेजेंस कैसी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस एनर्जी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करें। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और ये फॉर्म मिडिल पार्ट ऑफ हैव द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जो हमारा स्पर्म होता है वो, उसको मूवमेंट के लिए क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वहाँ भी मिडिल में प्रेजेंट होता है, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कर सके, उसे एनर्जी मिल सके, और एनर्जी से स्पर्म क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, और जाके जाइगोट को फ्यूज़ कर सके। तो उसमें भी क्या होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प होती है एनर्जी के लिए। ठीक है, ये सारे फंक्शंस हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।